नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दुनिया को फेसबुक देने वाले मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, विप्रो के अजीम प्रेमजी में कौन सी चीज कॉमन है? जिन नामों का मैंने अभी जिक्र किया, ये सभी दुनिया के जाने माने उद्योगपति हैं, जिनकी कामयाबी की कहानियां दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, सभी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसी तरह क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बॉक्सर मैरी कॉम, बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सुष्मिता सेन और करिश्मा कपूर ने भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। कुछ ने तो कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा। मतलब सिर्फ ऊंची डिग्री से ही कामयाबी की गारंटी नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन जरूर देते हैं। भारत में शिक्षा क्रांति के पहले पार्ट में कल मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राचीन काल से लेकर आजादी तक देश में ज्ञान की धारा किस तरह आगे बढ़ी। प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा में गुरु किस तरह छात्रों को व्यवहारिक चुनौतियों से जूझने की ट्रेनिंग देते थे। अंग्रेजों ने किस तरह भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जरिए अपने लिए एक नया वर्ग तैयार किया। आज हम बात करेंगे आजादी के बाद स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के मूल मकसद की। हमारी शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत क्यों है? मौजूदा समय में केंद्र सरकार जिस शिक्षा नीति के सहारे भारत की तस्वीर बदलने का सपना देख रही है, वो भारत को विश्व गुरु बनाएगी या दुनिया की फैक्ट्री? नई शिक्षा नीति लोगों को नौकरी खोजने वाला बनाएगी या फिर नौकरी देने वाला? क्या देश भर के कॉलेजों में दशकों से पढ़ाए जाने वाले हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, फिलॉसफी जैसे कोर्स खत्म हो जाएंगे? ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम भारत में शिक्षा क्रांति पार्ट 2। आजादी के बाद अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था को मामूली फेरबदल के साथ जारी रखा गया, पर ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल खोलने पर खासा जोर रहा। साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में 1950 के दशक में IITs खोलने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका मकसद था बेहतर इंजीनियर तैयार करना। साल 1951 में IIT खड़गपुर, 1958 में IIT बॉम्बे, 59 में IIT मद्रास और IIT कानपुर खुले। साल 1961 से IIT दिल्ली भी देश के वर्ल्ड क्लास इंजीनियर देने के मिशन में जुट गया। इसी तरह कारोबार को नई ऊंचाई देने के लिए मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए साल 1961 में IIM कलकत्ता और अहमदाबाद जैसे संस्थान खुले। मेडिकल क्षेत्र की तस्वीर बदलने के इरादे से साल 1956 में दिल्ली में एम्स खुला, लेकिन शिक्षा के इन बड़े संस्थानों में गिनती के छात्रों की ही एंट्री हो सकती थी, जबकि देश भर के ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पारंपरिक विषय ही पढ़ाए जाते थे, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। छात्र दिलचस्पी के हिसाब से विषयों का चुनाव करते, तथ्यों को रटते और परीक्षा में 4 या 5 प्रश्नों के जवाब लिखकर पास हो जाते। तब हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद होता था अच्छी नौकरी हासिल करना। देश के नामी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का सपना होता था बड़ा साहब, यानी विदेशों में राजदूत, कलेक्टर या SP बनना, वकील, जज या प्रोफेसर बनना। ऊंची शिक्षा और ऊंची डिग्री के साथ इंसान की प्रतिष्ठा, मान सम्मान जुड़ा होता था। शिक्षित व्यक्ति से एक मर्यादित व्यवहार की उम्मीद की जाती थी। उस दौर में जब अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई, तो साल 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अगुवाई में एक समिति बनी। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1968 में आजाद भारत की नई शिक्षा नीति आई। दुनिया की बेहतर से बेहतर शिक्षा नीति भी हमेशा के लिए नहीं होती है। समाज की जरूरतों के साथ उसमें बदलाव और गतिशीलता जरूरी है।
आजादी के बाद से ही देश की शिक्षा प्रणाली को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर साल 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का गठन हुआ। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव हुए, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र और छात्राओं को स्कूल कॉलेज तक लाया जा सके। 1960 के दशक में भारत के युवा पूरी दुनिया में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में होते बदलावों को देख रहे थे और वैसी ही कहानी देश के भीतर भी लिखने के लिए बेचैन थे। ऐसे में साल 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसके सिफारिशों के आधार पर 1968 में आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति तैयार हुई। उस समय की आवश्यकताएं अलग थी, उस समय युवाओं की जो एस्पिरेशंस थे वो अलग थे और उनको ध्यान में रखकर हम लोगों ने शिक्षा नीति बनाई गई। डॉक्टर कोठारी ने उस समय कहा कि 3 इस देश के लिए सबसे अच्छी शिक्षा नीति होगी जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड गांधी, STPG वो बोलते थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, कि साइंस और टेक्नोलॉजी को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि वो समय था जब साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसके प्रभाव भी इतने विस्तृत नहीं थे। और गांधी शब्द उन्होंने इसलिए किया था कि जो मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, नैतिकता है, एस्थेटिक्स है, सामाजिक व्यवहार है, सांस्कृतिक परिचय है, उस सबको उसमें शामिल किया था और इस भाषा में कहा गया। 1968 की शिक्षा नीति में देश के सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने पर खासा जोर रहा। इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं के विकास पर खास तौर से ध्यान दिया गया, जिसे 3 भाषा फॉर्मूला कहा गया। एक छात्र को माध्यमिक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ अपने क्षेत्र की एक और भाषा सिखाने पर जोर रहा। इतना ही नहीं, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों की बेहतर ट्रेनिंग पर भी खासा ध्यान दिया गया। जब हमारा देश इंग्लिश कॉलोनियल रूलर्स के अंडर थे, उस समय हम इसके दूर हो गए। हम सिर्फ एक जॉब के लिए पढ़ना शुरू किया। देश भर में पढ़ाई के लिए समान अवसरों वाली व्यवस्था को अपनाया गया। कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा का विकास के खिड़की दरवाजे खोलने का काम तेज हुआ। विज्ञान तकनीक के पढ़ाई के लिए नए नए संस्थान खुलने से फायदा ये हुआ कि भारत की युवा पीढ़ी देश विदेश में अपने हुनर का कमाल दिखाने लगी, जिससे समाज में बदलावों की बुलंद कहानी तैयार होने लगी। 1960 से 1980 के दशक में दाखिल होते होते पूरी दुनिया का स्वरूप बदल चुका था। सामाजिक ताने बाने से लेकर अर्थचक्र तक कंप्यूटर ने कामकाज का तौर तरीका बदल दिया। ऐसे में भारत की शिक्षा नीति में बड़े पैमाने पर बदलावों की जरूरत दोबारा महसूस की जाने लगी। आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति ने देश के युवाओं की सोच को नया आकार और सपनों को विस्तार दिया। 1968 की शिक्षा नीति में विज्ञान तकनीक प्रोडक्शन पर खास तौर से फोकस रहा। मानवीय सरोकार और आदर्शवादी तथ्यों को डॉक्टर कोठारी ने प्रमुखता से जगह दी। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी में ऊंची डिग्री लेकर अंग्रेजी लिखने बोलने और समझने वाले युवाओं की एक बड़ी तादाद ने विदेशों के लिए फ्लाइट पकड़ ली। दुनिया तेजी से बदल रही थी। कंप्यूटर के इस्तेमाल को वक्त की जरूरत समझा जाने लगा। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई। 10+2+3 यानी 10वीं तक स्कूली शिक्षा, जिसमें छात्रों को सभी विषयों की पढ़ाई करनी होती थी। उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से साइंस, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स चुनना होता था। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, BSc, BCom या BA करना होता था। 1986 की शिक्षा नीति में सबको पढ़ाई लिखाई का समान मौका देने की बात कही गई। साथ ही पढ़ाई का जरिया मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। देश में शिक्षा का 10+2 सिस्टम लागू किया गया। हालांकि 1986 की शिक्षा नीति 6 साल देरी से यानी साल 1992 में लागू हो पाई। इसमें शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर खासा जोर रहा। 1986 की शिक्षा नीति आई तब तक कंप्यूटर बहुत तेज़ी से आ रहा था दुनिया भर में, और दूरदृष्टि से ये देखा जा सकता था जो राजीव गांधी ने किया कि भविष्य में इनका उपयोग बढ़ेगा
और जो शिक्षा व्यवस्था इससे दूर रह जाएगी वो पिछड़ जाएगी। इसलिए 86 में शिक्षा नीति बनी और 1992 में उसमें और परिवर्तन किए गए किसी कारणों से, लेकिन वो परिवर्तन बहुत बड़े नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, जो परिवर्तन विज्ञान टेक्नोलॉजी से हुआ है, हो रहा है, जो सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है, उस सबको अपने में आत्मसात करना शिक्षा का कर्तव्य है, शिक्षा का ध्येय होता है। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचितों को स्कूल लाने के मकसद से साल 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई। सरकार की ओर से स्कूलों तक बच्चों को लाने के लिए कई बड़ी पहल हुई। साल 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी गई। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए बेटियों की शिक्षा पर नए सिरे से जोर दिया गया। दुनिया में तेजी से होते बदलावों के हिसाब से स्कूल और कॉलेज के क्लासरूम भी पुराने दौर के ब्लैक बोर्ड युग से निकलकर स्मार्ट क्लासरूम में बदलने लगे। छोटे बच्चे भी वक्त के साथ टेक्नो फ्रेंडली होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोरोना आया, कोरोना में ऑनलाइन ऑफलाइन शब्द जो है प्रचलित हुए, आवश्यकता थी। जो माता पिता बच्चों से हमेशा डांट डपट करते थे कि मोबाइल क्यों देख रहे हो, वो स्थिति बनी को कहने लगे भाई मोबाइल क्यों नहीं देख रहे हो, बना। तो ये परिवर्तन होते, इसको तैयार, समाज को इसके लिए तैयार करना पड़ता है। आजादी से अब तक पढ़ाई का तौर तरीका और मकसद दोनों समय चक्र के हिसाब से बदलते रहे हैं, लेकिन तकनीक के दौर में सवाल उठ रहा है कि जब एक क्लिक पर हर तरह की जानकारी मौजूद है, तो फिर पुराने दौर की पढ़ाई का तौर तरीका नए दौर में कितने काम की रह गई। पिछले कई साल से देश में फिर से शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। बहुत मंथन के बाद देश में अब फिर से नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। इसमें एक जमाने से चले आ रहे 10+2 सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस शिक्षा नीति में अनुभव आधारित ज्ञान पर जोर रहेगा। ऐसे में पहले ये समझते हैं कि नई शिक्षा नीति किस तरह से भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने में ईंधन की भूमिका निभाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये महान भारत की रचना की नींव है और ये शिक्षा नीति महान भारत रचना का कारण बनने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया राज्यों में जारी है। देश भर के कई राज्यों में नई शिक्षा नीति के आधार पर छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। इसमें पुरानी व्यवस्था 10+2 की जगह 5+3+3+4 पैटर्न को अपनाया गया है। इसमें छात्रों को तथ्य रटाने वाले सिस्टम की जगह कॉन्सेप्ट समझाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। देखिए, प्राचीन विद्या हो और अभी जो प्रेजेंट है और फ्यूचर एजुकेशन हो, इस सभी का एक ही गोल है, टू मेक आवर स्टूडेंट्स ए गुड ह्यूमन बीइंग। इस बार ये ज़रूर है कि चूँकि कोर एसेंशियल स्किल्स पर ध्यान देना है, स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, आर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, फिज़िकल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना, इन सब को इंटीग्रेट करके हमें अपने बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है। नई शिक्षा नीति में 3 साल से ऊपर के बच्चों को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा माना गया है। इसके लिए 5 साल का फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल का मिडिल स्टेज और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज बनाया गया है। हर स्टेज में छात्रों को सिखाने का तौर तरीका बदलता रहेगा, जिससे उनके संपूर्ण विकास का रास्ता खुल सके। 5+3+3+4 5 और 3 और 3 और 4 साल के 4 विभागों में शिक्षा होनी चाहिए, ऐसे बताया। और छात्रों को 3 साल के उम्र में ही स्कूलों में आना चाहिए। तो पहले 5 साल का करिकुलम बन गया है, उसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के माध्यम से बनाया। और अर्ली एजुकेशन जो है, शुरुआत की एजुकेशन, वो सारा चीज़ भर हमको स्ट्रेस फ्री, यानी किसी के ऊपर दबाव न होते हुए सीखने का कैसे हो सकता है, उसके बारे में है। यानी कथाओं के माध्यम से, खेलों के माध्यम से हम विषयों को कैसे छात्रों को समझा सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा जोर दिया गया है। AVGC, ऑडियो विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक्स, इस माध्यम से सिखाएंगे तो उनकी जो
अंदर की इच्छा शक्ति है ना सीखने के लिए और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। नई शिक्षा प्रणाली में किसी भी छात्र का मूल्यांकन करते समय यानी फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार करते समय उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। नई शिक्षा प्रणाली का खाका तैयार करते समय इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया कि छात्र अपने स्किल्स के साथ पैशन को भी आगे बढ़ा सके। 9वीं से 12वीं क्लास के दौरान छात्र छात्राओं की मुश्किलें इस तरह से आसान करने की कोशिश हुई है जिससे मनपसंद विषयों के चुनाव के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद रहे। मतलब सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में लचीलापन लाने की कोशिश की गई, साथ ही इसे मल्टी डिसिप्लिनरी भी बनाया गया है। टीचर का रोल सिर्फ कम रहना, मेंटरशिप रहना है। तो ये है मूल, हमारा NEP का मूल। और ये इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके साथ हमारा स्टूडेंट्स को 3 चीज़ हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। ज़्यादा फ्रीडम इनको मिलना चाहिए और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी इनको होना चाहिए और ज़्यादा चॉइसेस भी होना चाहिए। अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ, बहुत रिजिडिटी थी। तो वो रिजिडिटी को हम निकालना चाहते हैं और एजुकेशन को फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति में एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। पहले 9वीं क्लास से 12वीं तक हर साल परीक्षा होती थी, लेकिन अब इसे सेमेस्टर सिस्टम में बदल दिया गया है। हर 6 महीने में एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। दरअसल नई शिक्षा नीति का मकसद छात्रों को हमेशा एक्टिव रखना, हर कदम पर कुछ नया सिखाना और उनके भीतर की तार्किक क्षमताओं को विकसित करना है। नई शिक्षा नीति की पहली सबसे बड़ी USP है छात्रों को रट्टू तोता बनाने की जगह उनके भीतर नए प्रयोग के लिए जिज्ञासा पैदा करना और उनकी तार्किक क्षमता को बढ़ाना है। दूसरी USP है टेक्स्ट बुक के डोमिनेंस को कम करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाना। पिछले कुछ दशकों से महसूस किया जा रहा था कि देश के ज्यादातर छात्र कुछ चुनिंदा लाइन में जाने में खासी दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देश की शिक्षा प्रणाली को विस्तार देने की कोशिश की गई है, जिससे छात्रों को करियर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। साथ ही इसका एक बड़ा मकसद आज की युवा पीढ़ी को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाना है, यानी युवाओं को नौकरी मांगने वाला बनाने की जगह नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में इसे बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। ये सच है कि पिछले कई दशकों से देश के ज्यादातर कॉलेजों में जिस तरह की पढ़ाई कराई जाती है, उसमें पास आउट होने के बाद बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को लगता है कि उनके हाथ में सिर्फ ऊंची पढ़ाई की डिग्री है, जो उनकी व्यवहारिक और रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित नहीं हो रही है। ऐसे में नई शिक्षा नीति को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे युवाओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर फन मौला बनाया जा सके। It is based on 5 pillars: access, equity, quality, और accountability and also future readiness। ये पूरा होना चाहिए हमारा एजुकेशनल सिस्टम में। और हमारा स्टूडेंट्स को सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स भी होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भारत के नौजवान किस तरह से नौकरी खोजने वालों की जगह नौकरी पैदा करने वाले बनेंगे। क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब बड़े पैमाने पर बिजनेस खड़ा करने का हुनर सिखाया जाएगा? क्या युवाओं में ऐसी स्किल कोड कर भरी जाएगी जिससे वो नौकरी खोजने की जगह स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ेंगे? आप हमारा देश को देखें तो हमारा ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, अभी हम 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम दुनिया में। तो हमारा बच्चों ने ये रिस्क लेना चाहते हैं, नया कंपनीज को शुरू करना चाहते हैं, तो इसको एनकरेज करने के लिए हमारा एजुकेशन को भी हम बदलना चाहिए। ये नए दौर की शिक्षा व्यवस्था है। 25 से 30 वर्ष आगे के देश की जरूरतों को पूरा करने का ब्लूप्रिंट है। दुनिया में तेजी से होते बदलावों के बीच भारतीय युवाओं को तैयार करने की
शिक्षा प्रणाली है, जिसमें युवा छात्रों को करियर के नए मौके तलाशने के लिए प्रेरित किया जाएगा। छात्रों को शुरू से ही नो रिस्क नो गेन यानी जोखिम नहीं तो फायदा नहीं का फलसफा समझा दिया जाएगा। आजादी के बाद जहां अच्छी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी की ऊंची डिग्री का मकसद सम्मानित नौकरी हासिल करना समझा जाता था, वहीं नई शिक्षा नीति समाज और देश की जरूरतों के हिसाब से नई सोच के युवाओं की फौज तैयार करेगी। शिक्षा नीति में जिस तरह से बदलाव किया गया है, उसमें प्रोफेशनल डिग्री धारकों की तादाद बढ़ेगी। सपनों के घोड़े पर सवार युवा बेहतर करियर संभावनाओं को देखते हुए रियल क्लासरूम से लेकर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए नए नए स्किल्स सीखेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ज्यादातर युवा बिजनेस में ही हाथ आजमाने लगेंगे तो क्या होगा? कारोबार के लिए नए नए क्षेत्र तलाशे जाएंगे। ये भी संभव है कि कुछ युवा कृषि क्षेत्र में अपने लिए संभावना तलाशें। इससे कृषि प्रधान भारत में खेती बाड़ी की तस्वीर बदलने की भी संभावना है। बिजनेस में लोगों के बेहिसाब एंट्री से प्रतियोगिता इस हद तक बढ़ सकती है कि कुछ कारोबार के किंग कहलाएं और कुछ रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क पर संघर्ष करते आसानी से दिख जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या नई शिक्षा नीति बड़े पैमाने पर एंटरप्रेन्योर पैदा करेगी? जब देश में ज्यादातर युवा बिजनेस करने लगेंगे तो क्या होगा? क्या कल की तारीख में MBA चाय वाला, IITN चाय वाला, BTech बिरयानी वाला, इंजीनियर पकौड़े वाला, वकील मूंगफली वाला, पत्रकार पोहा वाला जैसे बोर्ड और स्टॉल भविष्य में और दिखेंगे? अगर यही सब करना है तो फिर ऊंची डिग्री की वैल्यू और प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी? क्या कृषि क्षेत्र को रोजगार के नए एवेन्यू के तौर पर देखने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है? नई शिक्षा नीति में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने का भी विकल्प खोला गया है। मतलब कोई छात्र अपनी दिलचस्पी के हिसाब से कोई एक कोर्स चुन सकता है और दूसरा रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए। इतना ही नहीं, बीच में पढ़ाई छोड़ने और उसके बाद उसे जारी रखने का मैकेनिज्म भी तैयार किया गया है। हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही दुनियादारी के रण में उतरे। कुछ की पढ़ाई आर्थिक तंगी की वजह से बीच में छूट जाती है, कुछ की घरेलू वजहों से, तो कुछ नया प्रयोग करने के चक्कर में बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस तरह के इंतजाम किए गए जिससे किसी भी वजह से बीच में पढ़ाई छूटने पर अपनी सुविधा अनुसार बाद में पूरी की जा सकती है। अब ए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट स्कीम से क्या होगा? जो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज होंगे, फैमिली डिफ़िकल्टीज होंगे, 1-2 साल इन्होंने ब्रेक लेना चाहते हैं, हम इसको फेल्यूर जैसा नहीं मानेंगे कि यू कैन कम बैक 1-2 साल के बाद और कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए हम मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट को हम इंट्रोड्यूस किया। नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल का होगा। इसमें हर साल के लिए अलग अलग डिग्री मिलेगी, यानी 1 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, 4 साल की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को रिसर्च ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र मिलेगा। 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद छात्र MA की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में MPhil खत्म कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों को अब MA के बाद सीधे PhD की सुविधा मिलेगी। नई शिक्षा नीति में छात्रों से जुड़ी जानकारियां एक जगह रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शुरू किया गया। ये एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर छात्र के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए छात्रों को सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद डेटा स्टोर होता रहेगा। मतलब आने वाले दिनों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का तौर तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। आज जो हम नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें बहुत सारे चीज़ों का जो जिक्र किया है, उसमें नूतन आज आधुनिक तत्व से जो शिक्षा हो रही है, प्रणाली है, उसका भी जिक्र है। और हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो वेद काल से चल रही थी, उसका भी उसमें जिक्र किया गया है और दोनों में काफ़ी साम्य भी दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में बच्चे स्मार्टफोन और हाईटेक गैजेट्स के साथ बड़े हो रहे हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को सेकंडों में खोज लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की पसंद नापसंद को पहले से ही पढ़ और समझ रहा है।
अब चैट जीपीटी जैसी चमत्कारी चीज भी इजाद हो चुकी है, जो सेकंडों में मेल ड्राफ्ट करने से लेकर आपकी दिलचस्पी के हिसाब से कविता या शायरी भी तैयार कर देती है। पार्टी करने का तौर तरीका बताने से लेकर दूसरी भाषा सिखाने तक, ग्राफिक्स बनाने से लेकर शब्दों को जुबान देने तक का काम कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की रफ्तार किस तरह की रहने वाली है। क्या हमारे क्लासरूम में पढ़ाई का तौर तरीका और सिलेबस उसी रफ्तार से बदलाव के लिए तैयार है? क्या टीचर और प्रोफेसर इस तरह से तैयार किए जा सकेंगे जिससे वो वक्त से 20 से 25 साल आगे की सोच के साथ छात्रों को ट्रेन कर सके? आज की तारीख में करोड़ों की तादाद में छात्र बेहतर ऊंची तालीम के लिए टॉप कॉलेजों में दाखिले का ख्वाब संजोए हुए हैं। ऐसे में हायर एजुकेशन के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने पड़ेंगे। ऐसे रास्ते भी निकालने पड़ेंगे जिससे अपने रुझान के मुताबिक छात्र ऑनलाइन या डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन ले सकें। गूगल और चैट जीपीटी के दौर में इस बात पर खास तौर से ध्यान रखना होगा कि नए दौर के क्लासरूम डायनेमिक होने चाहिए। शिक्षकों की सोच भी वक्त से 20-25 साल आगे की होनी चाहिए। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया था कि देश दुनिया की कई ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी किए बिना ही कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। दरअसल कोई भी व्यक्ति स्कूल कॉलेज में अपने टीचर से सिर्फ 1/4 ज्ञान हासिल करता है। 1/4 ज्ञान खुद की सोचने, समस्याओं को सुलझाने की सतत प्रक्रिया के दौरान सीखता है। 1/4 ज्ञान टीम के साथ काम करते हुए सीखता है। बाकी का 1/4 ज्ञान प्रैक्टिकल के दौरान सीखता है। मतलब सीखना सिखाना जीवन में लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता है वो कामयाबी हासिल करता है, पर जो कॉलेज के पास आउट होने के बाद सीखने की प्रक्रिया को सुस्त बना देता है वो पिछड़ता चला जाता है। आज की तारीख में समाज, सिस्टम, आर्थिक व्यवहार और तकनीक में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उसमें ऐसे युवा ही कामयाब हो पाएंगे जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे, नई तकनीक और बदलावों का दोनों हाथ खोलकर स्वागत करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।